पिछली क्लास में भी हमने आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक घटकों के बारे में बात की थी। कुछ घटक रह गए थे, उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने धार्मिक घटकों के बारे में बात की, सांस्कृतिक घटकों के बारे में बात की, सामाजिक घटकों के बारे में बात की। आज हम नैतिक घटक, जिसे मोरल फैक्टर की भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप ये देखेंगे कि नैतिकता बढ़ने पर देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ता है, नैतिक होने पर। इसके विपरीत पिछली क्लास में हमने धार्मिक जो फैक्टर है, धार्मिक भावना का विकास होना आर्थिक घटकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि नैतिक घटक हमेशा सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। कैसे? अगर नैतिकता की बात करें तो कार्य के प्रति तत्परता, ईमानदारी और सेवाभाव, इसे हम आर्थिक परिदृश्य में अगर नैतिकता देखें तो इसे हम नैतिकता के रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें तत्परता हो, ईमानदारी हो और सेवाभाव हो। लेकिन इसके विपरीत क्या देखने को मिलता है कि आजकल लोग शॉर्ट जो रास्ते हैं उनको अपनाते हुए जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं या धनी बनना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ अनैतिक कार्य करते हैं। कुछ लोग हत्याएं करते हैं, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, लूटपाट, अनेक प्रकार से कई तरीके हैं। व्यापारी को भी आप देख लीजिए, व्यापारी जल्दी से जल्दी लाभ कमाना चाहता है तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिट अपनी वस्तु पे जोड़ के बेचता है। अभी कोरोना काल में ही आपने देखा होगा, बहुत सारे दुकानदारों ने 10 रुपये की वस्तु की कीमत 100 रुपये वसूल की है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का मास्क 100, 150, 200 रुपये में बिका है। सैनिटाइज़र जो आपने देखा वो बहुत अधिक रेट पे भी बिके हैं। तो जहाँ नैतिक मूल्यों में कमी होगी वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ हमेशा एक तरफा रहेंगी। आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन किन का हुआ? वो पर्टिकुलर एक सेक्टर का हुआ या पर्टिकुलर कुछ लोगों का हुआ, बाकी और सेक्टर या और लोग उससे वंचित रहे। जबकि अगर वही नैतिक गतिविधियों में संचालित होते, वो नैतिक रूप से नैतिकता के साथ काम करते तो अधिक मूल्य नहीं वसूलते और इससे सभी लोगों को फायदा पहुंचता। किसी भी देश के विकास के लिए नैतिक स्तर का होना बहुत आवश्यक है। और आपने देखा होगा या आपने आसपास में नज़र डाली है, जो लोग नैतिक स्तर पर अच्छे हैं या जिनका नैतिक स्तर ऊंचा है, वहाँ का विकास स्तर भी ऊंचा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लंबे जन समुदाय को अगर फ़ायदा पहुंचाना है या आपको अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है तो आपको नैतिक रूप से कार्य करना पड़ेगा। आपने हमारे यहाँ ही देखा होगा, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत लाभ कमाते हैं और लाभ कमा के अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना लेते हैं अपने रहने के लिए, बंगले बना लेते हैं। लेकिन उन्हीं के आसपास में आप अगर नज़र डालें तो आपको कच्ची बस्ती में रहते हुए लोग भी मिल जाएंगे, आपको रोड पे घूमते हुए भिखारी भी मिल जाएंगे। तो बहुत से जो नैतिक स्तर है, अगर उसकी पालना कर ली जाए, नैतिकता की पालना कर ली जाए, तो आर्थिक विकास को आप सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक दशाओं की, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वहाँ का संविधान इम्पोर्टेंट होता है, संवैधानिक व्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है और संविधान की पालना इम्पोर्टेंट होती है। हमारे संविधान में अनेक स्थानों पर आर्थिक विकास, आर्थिक न्याय और नीति के बारे में उल्लेख किया हुआ है, जो हमें बताता है या देश को बताता है या सरकारों को बताता है कि आपको इस प्रकार नैतिकता की पालना करते हुए आपको आर्थिक विकास करना है जिसमें सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में ये भी आवश्यक है कि सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और ये बिना नैतिकता अपनाए नहीं हो सकता। इस बारे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं
देश के राजनीतिक प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए आर्थिक समृद्धि व न्याय का मिलना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक प्रजातंत्र लोकतंत्र भी बना रहे, इसके लिए आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता है। दूसरी बात, न्याय की भावना की आवश्यकता है। सभी लोगों के साथ न्याय हो, अमीर हो गरीब हो, जाति धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं हो, ये आवश्यक है, तभी देश के लोगों को न्याय मिल सकता है। इसके लिए हमारे संविधान में नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उन मूलभूत अधिकारों में के द्वारा नागरिकों को पावर दिए गए हैं कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अपने विचार हैं, उनको प्रकट कर सकें। ये एक स्वस्थ, स्वावलंबी और स्वाभिमानी नागरिक बनने में सहायक होता है। देश के संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो सरकार को नीतियों के बारे में बताते हैं, कैसी नीति की उनको पालना करनी चाहिए ताकि सभी लोगों का हित सध सके, सभी लोगों का आर्थिक विकास हो सके, सभी तरह के नागरिकों का, सभी समुदाय के लोगों का विकास हो सके। इसके लिए नीति निर्देशकों का निर्माण किया गया है और उन नीति निर्देशकों की पालना करना सरकार के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। हाँ जी, ये नीति निर्देशक जो है आर्थिक नीतियों के निर्माण में और उनके क्रियान्वयन के लिए आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको सभी लोगों का विकास करते हुए किस प्रकार कार्य करना है, ये बताते हैं। दूसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर, जिसे कानून व्यवस्था कहते हैं, उसके पालना भी जरूरी है और उसकी पालना होगी तो देश में शांति का एक वातावरण बनेगा और शांति का वातावरण हमेशा विकास के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए सबसे बढ़िया होता है। और जहाँ अस्थिरता पाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार की अस्थिरता हमेशा आर्थिक गतिविधियों के लिए नुकसानदायक होती हैं। पूर्व की स्लाइड में हमने यही बताया कि अगर देश में अस्थिरता होती है, अशांति की अवस्था होती है, अव्यवस्था का वातावरण होता है, तो आर्थिक गतिविधियां हमेशा प्रभावित रहेंगी, आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रूप से नहीं हो पाएंगी और आर्थिक विकास को धक्का लग सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की। आज कोई भी राष्ट्र एकाकीपन या आइसोलेशन में अपना विकास नहीं कर सकता। अकेला रह के कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। इसका एक उदाहरण अगर हम देखें कि विश्व में जब मंदी आती है तो विश्व की मंदी का हमेशा हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है, या किसी भी देश में आर्थिक वातावरण अस्थिर होता है तो आपके देश का आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण प्रभावित होगा, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, आर्थिक नीतियां प्रभावित होंगी। और जैसा हमने कहा, उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर है और उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण आज लगभग पूरा विश्व जो है एक बाजार हो गया है, एक बाजार के रूप में काम करता है। आज अमेरिका से कोई सामान आता है, हम यहाँ पे मंगाते हैं, उसको भी हमारे यहाँ बेचते हैं, हम अपना सामान कुछ अमेरिका बेचते हैं। चीन से कोई सामान आता है, हम उसको खरीदते हैं, उसको यहाँ हमारे देश के लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो अधिक उत्पादन होता है उसको हम चीन बेचते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्रों को बेचते हैं। पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में हम इस प्रकार का व्यापार करते हैं। अब उससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का भी किसी देश पर आर्थिक जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब कई देशों की अर्थव्यवस्था इस आर्थिक वातावरण पर निर्भर करती है, दूसरे देश के आर्थिक वातावरण पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सहयोग बना रहे। आप अभी देखेंगे इस कोरोना काल के कारण अनेक देशों में आपस में मनमुटाव चल रहा है, इसके कारण आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे की प्रभावित हो रही हैं और ये देश जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, इसके कारण जो आर्थिक वातावरण है या आपकी जो आर्थिक विकास है वो प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था जो प्रगति के पथ पर चलनी चाहिए, अनेक प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं
अभी कोरोना काल वाला ऑब्स्टेकल आया है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य किसी देश में जहाँ मान लो हम तेल आयात करते हैं और उस तेल आयात करने वाले देश में कोई अघोषित युद्ध छिड़ गया या घोषित युद्ध छिड़ गया, तो उससे हमारे यहाँ का आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण या आर्थिक गतिविधियाँ हमेशा प्रभावित रहेंगी। उदारीकरण और वैश्वीकरण की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के कुप्रभाव प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाई, नीतियों में जब क्रियान्वयन में कमी रहती है तो उसका प्रभाव भी नज़र आता है। नीतियाँ बनाई अच्छी जाती हैं, लेकिन बनाने के बाद उनका उदारीकरण अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वैश्वीकरण बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई कमी रहती है तो उस देश का आर्थिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता। पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण की बात कर रहे थे। अब हम जो पर्यावरण है जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और हमें पता है हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसकी बात करें। क्यों बात करें? क्योंकि ये है आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और आप भी इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और जब आप प्रभावित भी होते हैं और आप इसे प्रभावित करते भी हैं, तो दोनों चीज़ों में अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखना पड़ सकता है। आप ऐसी गतिविधि करेंगे, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है वो नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ेगा तो आप पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, आप रहते हो पर्यावरण में हो और जब पर्यावरण ही प्रदूषित होगा तो आपकी आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती रहेंगी। दूसरा, मानव ने विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश किया है, बिल्कुल किया है। और पर्यावरण का विनाश करने के कारण उसने ये नहीं सोचा, पहले लगातार अनवरत गति से पर्यावरण का दोहन करता जा रहा है और इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब उस दुष्परिणामों को देखते हुए अब नई नीतियाँ बनाना जरूरी है कि आपका जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास किया जाए। जैसे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, परमाणु कचरे के कारण हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, जो शहर हैं उनमें अनेक प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनसे हमारा मानवीय जीवन प्रभावित हो रहा है। और सीधी सी बात है, अगर ये प्रभावित हो रहा है तो आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होंगी। परिणाम स्वरूप वहाँ जीवन बहुत कठिन हो गया है। जैसे आपने देखा हो, दिल्ली का उदाहरण बताएं आपको, तो दिल्ली में सरकार ने ऑड इवन कॉन्सेप्ट चालू किया है। क्यों किया? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोशिश की कि कुछ गाड़ियों को, ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों को अलग अलग दिन निर्धारित किए गए और अलग अलग दिन निर्धारित करते हुए तय किया कि इसी प्रकार हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब आप समझें कि ऑड इवन कॉन्सेप्ट से सिंपल सी बात है कि आपका आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेंगी तो इवन नंबर की गाड़ियों का जो आर्थिक गतिविधियां थी वो प्रभावित हो गई। अब क्या है, हमारी जिंदा रहने की लागतें बढ़ गई है। बहुसंख्यक जनसंख्या गंदगी बस्ती में रहने और प्रदूषित जल पीने के लिए बाध्य हो रही है। इन सबका आर्थिक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लोग इस बात से चिंता भी करते हैं। भाई, ये जो एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, इस दूषित होने के लिए जैसे हमने कहा कि आपकी लागतें भी बढ़ गई हैं, आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ गए हैं। आज आपने देखा होगा, आप एक बार सर्च कीजिएगा कि एयर प्यूरीफायर बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ गया। अब आपके जेब से अनावश्यक पैसा एयर प्यूरिफिकेशन के काम पे लग गया, जिसको आप आर्थिक गतिविधि में लगा सकते थे। आपके यहाँ आरओ की जरूरत महसूस हुई क्योंकि आपका पानी दूषित हो गया। तो अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं जिनके कारण आपका आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ और उसके कारण आपकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। योजना आयोग के अनुसार विकासशील देशों की समस्या आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान सामाजिक व आर्थिक ढांचे में डालने की नहीं,
बल्कि इस ढांचे को ही इस प्रकार ढालने की है ताकि जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। नीतियाँ बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए जिससे लोगों का विकास हो सके, सकारात्मक रूप से विकास हो सके। हमने बात की आर्थिक और गैर आर्थिक घटकों के बारे में। हमें लगते हैं अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में आपस में संबंध होता है। एक घटक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसके लिए मिडल साहब कहते हैं कि आर्थिक व गैर आर्थिक तत्वों में भेद करना व्यर्थ है, क्योंकि तो उनके हिसाब से दोनों एक ही हैं। भाई एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण ये एक ही है। शेपर्ड साहब कहते हैं आर्थिक विकास किसी एक घटक से नहीं अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को उचित अनुपात में मिलाने से होता है। आर्थिक विकास हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक चीज़ है, अगर ये कर दो तो आर्थिक विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास करने के अनेक फैक्टर होते हैं। आप उन सभी फैक्टर्स पे काम करेंगे, उन सभी फैक्टर्स को मिलाएंगे, उन पे योगदान करेंगे। हमने बात की कि आप पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए भी आर्थिक विकास करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्यावरण को आप साइड लाइन कर दें और आर्थिक गतिविधियों को ही हमेशा संचालित करते रहें।